तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में, जो कि है आपका JRF। ठीक है, तो UGC नेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई भी कर दिया है नेट, और JRF भी क्वालिफाई कर दिया। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट स्टिल कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है इस फेलोशिप के रिगार्डिंग कि किस तरीके से काम करती है, कितने साल के लिए आपको ये मिलती है, क्या टाइम पीरियड, कितना वैलिडिटी। तो स्टिल बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो उन्हीं को मैं इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो है, पहला सा बेसिक डिफरेंस मैं क्लियर कर दूं कि नेट क्वालिफाइड और JRF क्वालिफाइड में क्या डिफरेंस है आपका। ये उन स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम अगर ये एग्ज़ाम अपेयर करने जा रहे हैं। तो बेसिक सा डिफरेंस ये है कि एक ही आपका एग्ज़ाम है, वन एग्ज़ाम है। UGC नेट का एक ही एग्ज़ाम होगा और आपको उसमें नेट क्वालिफाइड करना है तो एक परसेंटेज होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका कम होता है JRF के परसेंटेज से। मान लो कि आपका 50% पे रखा है कि क्वालिफाई करोगे और 55 पे रखा है कि 55 आएंगे तो आप JRF क्वालिफाइड माने जाओगे। तो यहाँ पे यही डिफरेंस होता है कि अगर आपके 50% आ गए तो आप नेट क्वालिफाइड की कैटेगरी में आओगे, जिसके बेस पे आप एलिजिबल हो जाते हो किस चीज़ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। किस लिए? नेट क्वालिफाइड के बेस पे। और अगर आपके 50% ना आकर के 55% आ गए हैं, जो कि JRF के लिए फ़िक्स की गई थी UGC के द्वारा, अगर जिस भी एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है वो, ठीक है, तो अगर 55 आ गए, ये मैं एग्जाम्पल पे ले रही हूँ, ठीक है, और अगर आपके 55 आ गए तो आप माने जाओगे JRF क्वालिफाइड। तो JRF फेलोशिप प्रोवाइड करने का मेन क्या यहाँ पे वो है मोटिव, ये है कि आप या जो भी कैंडिडेट रिसर्च के फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यानी कि MPhil करना चाहते हैं अपनी, या PhD कंडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे से। और क्योंकि इन कोर्स को करने में, आपका ये प्रोग्राम कंडक्ट करने में, या आप प्रोग्राम करते हो PhD या MPhil करने में, बहुत सारा कॉस्ट आपका आता है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट का ध्यान ना रखना पड़े, आप आराम से अपनी रिसर्च कर सको, तो आपके लिए एक हाई मेरिट पे, थोड़ा सा हाई परसेंटेज पे लगाया जाता है कि जो भी कैंडिडेट्स इतनी अच्छी परसेंटेज कर लेंगे क्लियर, तो उनको हम JRF जो है सर्टिफिकेट दे देंगे कि अब वो अपनी रिसर्च के लिए क्या कर सकते हैं, फेलोशिप का यूज़ कर सकते हैं, और उनको अपनी जेब से पैसा नहीं देना होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है क्वालिफाइड और JRF क्वालिफाइड में, ठीक है। तो नेट क्वालिफाई से आप क्या बन सकते हो, आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई में भी आप PhD या रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मतलब मेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि नेट क्वालिफाइड के केस में आपको फेलोशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी UGC के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने ही जेब से कॉस्ट जो है पे करनी है। लेकिन JRF अगर आप क्वालिफाइड कर देते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये हाई परसेंटेज पे लगता है मेरिट, तो अगर आपने JRF क्वालिफाई कर दिया है तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट या एडवांटेज मिल जाएगा कि आपकी जो रिसर्च या MPhil PhD जो भी आप कर रहे हो, उसके लिए आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी UGC के द्वारा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है आपका। इसके बाद है व्हाट इज़ JRF वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है बहुत ज़्यादा कि वैलिडिटी में और किस में, वैलिडिटी और टाइम पीरियड में कन्फ्यूज़न होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, वैलिडिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की वैधता, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपने JRF क्वालिफाई कर दिया है तो आप ज़िंदगी भर किसी भी टाइम में PhD करोगे तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। जैसे अगर आपने नेट क्वालिफाई कर दिया तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ये लाइफ टाइम के लिए वो मिल जाएगी कि आप लाइफ टाइम में कभी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। आज आपने क्वालिफाई कर दिया, आज से 2 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, 6 साल बाद करो, लाइफ टाइम में कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो इस एलिजिबिलिटी के बेस पे, जब आप नेट क्वालिफाई करते हो ओनली। लेकिन दूसरी तरफ आप JRF क्यों लेना चाहोगे, क्योंकि आप अपनी PhD या MPhil करना चाहते हो, बेसिकली रिसर्च करना चाहते हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब गवर्नमेंट आपको एक फेलोशिप प्रोवाइड करा रही है तो वो क्या करती है, ऐसा नहीं करती है कि आप लाइफ टाइम में कभी भी PhD में एडमिशन लो तो आपको फेलोशिप मिलेगी। यहाँ पे वो टाइम पीरियड रख देती है, यानी कि जिस टाइम तक आपका JRF है वो वैलिड रहेगा, एक लिमिटेड टाइम तक वैलिड रहता है। और वो कौन सा टाइम होता है JRF वैलिडिटी का, ये होता है आपका जिस दिन भी आपका JRF का अवार्ड लेटर आपको मिल जाता है, ठीक है, जिस दिन भी आपका JRF का अवार्ड लेटर मिल जाता है उसके नेक्स्ट, या आप नेक्स्ट भी ना बोलो तो विद इन 3 ईयर्स, उसके विद इन 3 ईयर्स में आपको
पीएचडी या एमफिल में एडमिशन लेना होगा। तो क्या बोलती है यूजीसी? यूजीसी बोलती है देखो आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी वैलिडिटी हम कुछ ही टाइम के लिए रख रहे हैं। यानी कि आपको ये इसकी अगर जो भी फेलोशिप को अवेल करना है, इसका फ़ायदा उठाना है इस फेलोशिप का, तो आपको कम से कम जिस दिन आपको जेआरएफ का अवार्ड लेटर मिला है उससे 3 साल के अंदर अंदर अपने आप को पीएचडी या एमफिल में एनरोल कराना है। यानी कि आपको एडमिशन लेना होगा एमफिल या पीएचडी में, ठीक है। और जैसे मान लो आपका ये अभी जेआरएफ अवार्ड लेटर मान लो कि आपका आता है 20 नवंबर 2022 को आता है, तो कम से कम आपको कब तक एमफिल पीएचडी में एडमिशन लेना होगा? 3 साल के अंदर अंदर। तो 3 साल के अंदर अंदर क्या हो जाएगा आपका? लगभग 20 नवंबर 22 से 23, 23 से 24, 23 से 25 तक। तो 2025 तक आपको पीएचडी या एमफिल में एडमिशन लेना होगा अगर आपको जेआरएफ के बेस पे अपनी पीएचडी करनी है तो यहाँ पे वैलिडिटी या वैधता जो है आपके ये जेआरएफ सर्टिफिकेट की वो लिमिटेड है, वो 3 साल तक है। आपको पीएचडी और एमफिल में एडमिशन लेना होगा। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि आपको रेगुलर और फुल टाइम लेना होगा, ठीक है, रेगुलर और फुल टाइम एडमिशन लेना होगा। ऐसा नहीं कि आपने पार्ट टाइम एडमिशन ले लिया है पीएचडी में, पार्ट टाइम लोगे, अगर आप पार्ट टाइम पे लेते हो तो पार्ट टाइम में आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, ठीक है, जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा। ये केवल आपको रेगुलर और फुल टाइम में एडमिशन लेना है, और साथ ही साथ जब से आपको जेआरएफ अवार्ड लेटर मिला है उसके अगले 3 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी एमफिल में एडमिशन लेना होगा अगर आपको जेआरएफ के बेस पे अपनी पीएचडी करनी है तो। वेरी क्लियर, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि जेआरएफ का टेन्योर क्या है। अब टेन्योर मतलब कितने टाइम के लिए आपको जेआरएफ मिलेगा। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे आती है कि वैलिडिटी को और टेन्योर को एक साथ कंबाइन कर देते हैं कि टेन्योर ही वैलिडिटी है। नहीं, वैलिडिटी का मतलब है कि एक ही टाइम तक वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा, उस टाइम के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? एडमिशन लेना होगा पीएचडी में। और टेन्योर का क्या मतलब है कि जब आपने एडमिशन ले लिया तो आपको एक्चुअल में कितने साल के लिए जेआरएफ मिलेगा, जेआरएफ आपको कितने साल तक मिलेगा, यानी कि ये फेलोशिप आपको कितने टाइम तक मिलेगी जब आप अपनी रिसर्च कर रहे हो। तो इसका टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम आपका होता है 5 ईयर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड है आपका 5 साल। आज आपने एडमिशन ले लिया, अगले 5 साल तक आपको जेआरएफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल तक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के, इसके ऊपर भी क्वेरीज आई हैं कि मैम अगर हमारी पीएचडी जो है या एमफिल पीएचडी जो है वो 3 साल में हो जाती है पूरी, ठीक है, 3 साल में ही पूरी हो जाती है, तो क्या हमें जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 ईयर्स हैं, क्योंकि 5 साल बोला हुआ है, तो क्या रिमेनिंग 2 ईयर के लिए मिलता रहेगा बाद में? तो नहीं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मैक्सिमम बोला है, यूजीसी ने बोला है कि अगर 5 साल तक आपकी खिंचती है, जो भी पीएचडी है 5 साल तक होती है, तब तक तो हम पूरा आपको जेआरएफ दे देंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपने मान लो 6 ईयर तक कर लिया, आपकी 6 ईयर तक हो गई, तो 5 साल तक ही मिलेगा। ये जो 1 साल का एक्स्ट्रा है ये आपको अपनी ही पॉकेट से देना होगा खर्चा, ठीक है। यहाँ यूजीसी आपको फेलोशिप नहीं देगा। वहीं दूसरा केस ये आता है कि मैम अगर हमारी 3 ईयर्स में हो गई या 4 ईयर्स में हो गई पीएचडी, तो क्या हमें जेआरएफ एक्स्ट्रा जो 5 साल तक जो 1-2 साल रह जाएंगे वहाँ पे भी मिलेगा? नहीं। तो अगर आपकी पीएचडी 3 या 4 साल में कंप्लीट हो गई है तो केवल यहीं तक ही मिलेगा आपको जेआरएफ, एक्स्ट्रा 5 साल तक और 1-2 साल के लिए नहीं मिलेगा। 3 साल हो गई, 3 साल में हो गई तो 3 साल तक ही मिलेगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए नहीं मिलेगा। अगर 4 ईयर में कंप्लीट हो गई है तो 4 ईयर तक ही मिलेगा। यहाँ पे जो 5 ईयर बोला है वो मैक्सिमम बोला है कि अगर 5 साल तक आपकी हो जाती है, मतलब क्योंकि कई पीएचडी ऐसी हो जाती है ना कि लंबी आपकी चल जाती हैं, तो वहाँ पे 5 ईयर्स आपका दिया हुआ है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है साथ ही साथ अगर 5 से पहले कंप्लीट हो जाती है पीएचडी तो केवल वहीं तक मिलेगा जब तक आपकी पीएचडी हुई है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैक्सिमम 5 ईयर है। फिर आपका नेक्स्ट कि जेआरएफ टेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज हैं कि मैम ये जो 5 ईयर का टाइम पीरियड है कि हमें 5 साल तक मिलेगी जेआरएफ, ठीक है, तो ये स्टार्ट कब से होगी, कौन सी डेट से हम इसको स्टार्ट माने कि इस डेट से अगले 5 साल तक हमें जेआरएफ मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी 3 कंडीशन यूजीसी ने बोली हैं, जिसमें कि पहला कंडीशन है जिस दिन आपका ये नेट का रिज़ल्ट आया है, ठीक है,
नेट का रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है, 3 कंडीशन है। एक, वो वाली डेट देखोगे आप जिस दिन आपका नेट रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। दूसरा, आप डेट देखोगे कि जब आपने एनरोल किया है या आपने एडमिशन लिया है किस में, एमफिल या पीएचडी में, एक वो डेट हो जाएगी। और एक डेट हो जाएगी जब आपने एक्चुअल में जब ज्वाइनिंग की है, जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है एमफिल या पीएचडी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 डेट देखनी है ज्वाइन करने की। तो पहला है आपका कि आपको देखना है कि नेट का रिज़ल्ट जिस दिन आपका डिक्लेयर हुआ है वो डेट। दूसरी डेट आपको देखनी है जिस दिन आपने एडमिशन लिया है या एनरोल किया है खुद को एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम में। और थर्ड डेट है जब से आपने एमफिल या पीएचडी को ज्वाइन किया है। तो इन तीनों डेट में से भी जो भी लेटर डेट होगी, लेटर मतलब जो सबसे लास्ट वाली डेट होगी, ओके, लास्ट वाली डेट, मान लो डिक्लेयर हुआ है रिज़ल्ट आपका नवंबर 2022 में, आपने रिज़ल्ट जिसमें आपने एडमिशन कब लिया, आपने लिया है जनवरी नेक्स्ट ईयर 2023 में। और जब आपने ज्वाइन की है, ज्वाइन मान लो आपने किया है मार्च 2023 से। तो इन तीनों में से लेटर सबसे लास्ट वाली डेट कौन सी है, मार्च 2023। ठीक है, तो इनमें से इस डेट से आपका स्टार्ट हो जाएगा और इस डेट से आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, ठीक है, या जब भी आपकी नेक्स्ट 5 ईयर्स बोल सकते हो, या जब तक भी आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है, जो कि 5 ईयर से आपका कम होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर से आपका कम होना चाहिए। तो इससे आपकी इस डेट से नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको क्या मिलता रहेगा, पीएचडी मिलेगी। तो वो डेट मतलब एक्चुअल में जेआरएफ का आपका ये 5 साल वाला डेट एक्चुअल पे स्टार्ट कब से होगा। तो ये 3 कंडीशन आपको देखनी है। पहला देखना है नेट का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ है, दूसरा आपने एडमिशन कब लिया है, और थर्ड आपने ज्वाइन कब किया है। ठीक है, इन तीनों में से भी जो लेटर डेट होगी, जो बाद वाली डेट होगी, क्योंकि कई केसेस में ऐसा हो जाता है। अब मैं ये और बता दूँ, एक और क्वेश्चन था इसमें कमेंट में कि जिन्होंने ऑलरेडी एमफिल या पीएचडी में एडमिशन ले लिया, मान लो इन्होंने जनवरी 2022 में ले लिया एडमिशन, ठीक है, और ज्वाइन मार्च 2022 में कर लिया था, मतलब कि पीएचडी में एडमिशन पहले ले लिया था, उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, और रिज़ल्ट आया आपका नवंबर 2022 में। तो अब इस केस में आपका जो जेआरएफ की डेट मतलब जब से आपका गिना जाएगा कि 5 साल तक मिलेगी, तो वो कौन सी होगी, इनमें सबसे लास्ट वाली डेट कौन सी है। अब जनवरी मार्च तो पहले आ गए, अब लास्ट डेट है 2022 की, नवंबर 2022। तो उस केस में आपकी जिस दिन नेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वहाँ से आपके 5 ईयर्स तक, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको क्या मिलेगी, जेआरएफ मिलेगा। तो वो डेट आपकी यहाँ से गिनी जाएगी, ना कि इन वाले में से। तो 2 केस हो गए। एक तो ये हो गया कि आपने ऑलरेडी आज नेट आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है और अभी तक आपने एमफिल पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, तो आप जिस दिन एडमिशन लोगे उस डेट से आपका स्टार्ट होगा जेआरएफ मिलना। दूसरा केस होता है कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी एमफिल और पीएचडी में एडमिशन ले लिया है और उसके बाद वो एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद उनका जेआरएफ क्लियर होता है, तो उस केस में जिस दिन उनका जेआरएफ क्लियर हुआ है या जिस दिन उनका रिज़ल्ट आया है उस डेट से स्टार्ट की जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, ठीक है, ना कि उनकी ज्वाइनिंग डेट से, एमफिल पीएचडी की ज्वाइनिंग डेट से नहीं, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस डेट से। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ जेआरएफ अमाउंट। जेआरएफ का अमाउंट क्या है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अभी तो ऑलमोस्ट सबकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो ही गई होगी, लेकिन स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि कितना आपको अमाउंट मिलता है और अभी तक वैलिड भी नहीं पता चला है। तो मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कि आपका जेआरएफ का अमाउंट जो होता है वो 31,000 आपको पर मंथ मिलता है, ठीक है जी, 31,000 पर मंथ। अब मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ या मैंने नेट में से रिसर्च नहीं किया, वहाँ से फाइंड नहीं किया है। ये मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑलरेडी पीएचडी कर रही है, इसी साल उसने एडमिशन लिया है, तो उसने मेरे को बताया है और उसने मेरे को स्लिप भी सेंड की थी अपनी, जो भी ये आपका जेआरएफ का अमाउंट मिलता है उसकी रिसीट, तो वो है आपका 31,000 पर मंथ। तो ये शुरू के आपके पीएचडी या रिसर्च के 2 सालों के लिए आपको 31 मिलता है और रिमेनिंग आपके फिर 35,000, आपको पता ही होगा एसआरएफ। तो जेआरएफ आपको शुरू के 2 सालों में मिलता है, उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका एसआरएफ में ट्रांसफ़र करा दिया जाता है।
SRF में आपको क्या कर दिया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है। वो उसके लिए मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाई है कि JRF और SRF में क्या डिफरेंस है, एग्जैक्टली कब आपका JRF SRF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो मैं आई बटन पे आपको वो दे दूँगी वीडियो का, तो आप वहाँ से आई बटन से देख लीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन वीडियो है आपकी JRF और SRF की, और अमाउंट की भी। तो रिमेनिंग जो भी 3 ईयर्स या जितने भी बचते हैं, टोटल मिला के 5 ईयर्स तक आपको मिलता है, मैंने बताया है, ठीक है। बट नाम चेंज हो जाता है, JRF से आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो जाते हो। तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो पे, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डेफिनेटली देख लेना। तो यहाँ पे मेन है जो कि ये विथ प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ, और मैं आपको सर्टेनिटी से 100% श्योर बोल रही हूँ कि 31,000 पर मंथ ही आपका JRF मिलेगा। इसके साथ साथ आपको HRA मिलेगा। वो डिपेंड करता है आप हॉस्टल में रह रहे हो उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के, या आपने अलग से अकोमोडेशन या हॉस्टल PG वगैरह लिया हुआ है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लस आपको कॉन्टिजेंसी मिल जाएगा, ठीक है, थोड़े छोटे मोटे खर्चों के लिए यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो ये आपका ओवरऑल होता है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी डिटेल वीडियो है, इसमें मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक आध प्रॉब्लम और आती है कि जैसे बोलते हैं कई स्टूडेंट्स कि मैम अगर हम PhD वगैरह कर रहे हैं जिसमें हमें JRF मिल रहा है, तो क्या साथ साथ में हम फ्रीलांस वगैरह का काम कर सकते हैं, फ्रीलांस का कर सकते हैं, या हम ऑनलाइन टीच कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यस, आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि आप एक पर्टिकुलर सैलरी के अंदर वो काम नहीं कर रहे हो। जैसे किसी कंपनी में आपको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, उसके अंदर सब कुछ आपका एक प्रॉपर प्रोसीजर हो रहा है, जब तक वो वाला केस नहीं है तब तक आप डेफिनेटली अर्निंग के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, करते हैं ऑलरेडी। बच्चे जो PhD कर रहे हैं जिनको JRF मिल रहा है वो भी करते हैं आपके, तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।